अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान रिदा फातिमा और आप देख रही हैं जुर्म कहानी, वो प्रोग्राम जहां सच्चाई चीख चीख कर बोलती है और खामोशी मुजरिमों की सबसे बड़ी साथी बन जाती है। क्या हम एक ऐसे माशरे में जी रहे हैं जहां कानून सिर्फ ताकतवर की दहलीज पर सजदा करता है, जहां मजलूम की फरियाद दीवारों से टकराकर लौट आती है? रोज एक नया जुल्म, हर सुबह एक नया नोहा और हर रात एक नई बेबसी। जुर्म कहानी सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं, ये उन आंखों की पुकार है जो सच को देखने के बाद भी बंद कर दी जाती हैं। ये उन लबों की सदा है जो इंसाफ मांगते मांगते खामोश हो चुके हैं। आज हम एक ऐसे जुर्म की हकीकत से पर्दा उठाएंगे जो सिर्फ कानून की कमजोरी नहीं, हमारे ज़मीर की खामोशी का भी मातम है। ये दास्तान है जुल्म की और सवाल है हम सबसे, क्या हम फिर खामोश रहेंगे या सच्चाई के साथ खड़े होंगे? आइए चलते हैं इस सच की तरफ जिसे छुपाने की बहुत कोशिश हुई, मगर जुर्म कहानी में कोई हकीकत छुप नहीं सकती। नाजरीन, ये वो जगह है जहां इल्म की रोशनी फैलनी चाहिए थी। ये वो इदारा है जिसका नाम कायदे आज़म के नाम पर रखा गया। जी हाँ, कायदे आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। लेकिन अफसोस यहाँ कलम से ज्यादा सिरिंजें गर्दिश करती हैं, किताबों की खुशबू से ज्यादा नशे की बू छाई हुई है। कहा जाता है कि कौम का मुस्तकबिल यूनिवर्सिटीज में बनता है, लेकिन यहाँ मुस्तकबिल बर्बाद हो रहा है। नौजवान जो कल के लीडर बन सकते थे, आज नशे की अंधी गलियों में भटक रहे हैं। लेकिन सवाल ये नहीं कि नशा क्यों है, असल सवाल ये है कि ये जहर फराहम कौन कर रहा है। जराए के मुताबिक ना सिर्फ यूनिवर्सिटी के अंदर मनशियात और शराब आसानी से दस्तयाब है, बल्कि उनके पीछे वो चेहरे हैं जिन्हें मुहाफिज समझा जाता है। इंतजामिया और यहाँ तक कि पुलिस भी। किस्मतें नूए बशर तब्दील होती है यहाँ, एक मुकद्दस वर्ष की तकमील होती है यहाँ। दुनिया के खूबसूरत तरीन दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कायदे आज़म यूनिवर्सिटी की 4 दीवारों के अंदर कुछ ऐसे ख्वाब हैं जिनकी तामीर आने वाले चंद सालों में होनी है। वालिदैन के वो नौनिहाल बच्चे जिन्होंने का डॉक्टर, इंजीनियर या साइंसदान बनना है, इतनी आम तरीके से नशा उन तक कैसे पहुंचता है? नशे के आदि ये नौजवान, ये तलबा कैसे अपनी जिंदगियां बर्बाद कर रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं। यूनिवर्सिटी के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं वो ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे उनके मुस्तकबिल जो है वो तबाह हो रहा है। मेरे साथ एक स्टूडेंट मौजूद हैं, इनसे जानते हैं जी क्या कहिएगा कि इतनी आसान रसाई एक तालीमी इदारे में स्टूडेंट्स को ड्रग्स की, इसके बारे में आप कितनी तशवीशनाक हैं? हाँ जी, ड्रग्स एक बहुत बुरी आदत भी है और ये यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा कॉमन भी हो रहा है ड्रग्स यूज। और उसकी सबसे बड़ी वजूहत ये है कि ये इजीली अवेलेबल हो जाता है, स्पेशली यूथ में, जो मेल थी उनमें। तो सबसे बड़ी रीज़न मुझे लगता है यही है कि ये इजीली अवेलेबल ड्रग्स बहुत ज़्यादा यहाँ पे यूज़ हो रहा है। और दूसरी बात ये कि जब यहाँ पे ग्रेजुएट हो जाता है तो उसके बाद उनको अनएम्प्लॉयमेंट फेस करनी पड़ती है, एम्प्लॉयमेंट का कोई सोर्स नहीं होता, तो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं और बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से वो मजबूर होकर ड्रग्स की वजह। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि पहले ऐसा होता था कि जस्ट मेल्स इस्तेमाल करते थे, आजकल बहुत बड़ी खवातीन की तादाद है, फीमेल स्टूडेंट्स वो भी इसको इस्तेमाल करें, इस बारे में क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, आपकी बात ठीक है कि पहले सिर्फ यही होता था कि मेल यूज़ करते थे, बट अब इस यूनिवर्सिटी में भी और बहुत सारी जगहों पे भी ऐसा है कि फीमेल भी यूज़ करते हैं। उसकी रीज़न यही है कि इजीली अवेलेबल है ड्रग्स पे। गवर्नमेंट को यही करना चाहिए कि ड्रग्स बैन करने चाहिए और उस पर सख्ती से मना होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। आपने जैसे कि देखा कि तलबा भी चाह रहे हैं कि ड्रग्स को बैन करना चाहिए, इस पर सख्त एक्शन लेने चाहिए और इसकी निहायत आसान दस्तयाबी इस मर्ज को बढ़ा रही है। एक वक्त का शाइनिंग स्टूडेंट जब वो ड्रग्स का शिकार हो जाता है तो वो थोड़े अरसे बाद हमें गलियों में मिलता है। वो ड्रग्स का आदी हुआ होता है, उसको दुनिया माफिया की कोई जो है वो फिक्र नहीं होती। हमारे साथ एक प्रोफेसर मौजूद है, आइए इनसे जानते हैं। सर, क्या कहेंगे कि ड्रग्स के शिकार स्टूडेंट अपना ही मुस्तकबिल तबाह कर देते हैं? अच्छा, तो इसकी जो कॉमन रीज़न हमें देखने को मिली है, तो मोस्टली जो कैरियर यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट आते हैं बैकवर्ड इलाका से, लाइक रूरल पंजाब, साउथ पंजाब से या डिफरेंट एरिया फ्राम सिंध से या अदर कंट्री, अदर सिटी से, तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि जो इधर आके ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो उनको पता नहीं होता, आहिस्ता आहिस्ता वो उनकी तरफ ज़्यादा उनका रुझान बढ़ता जाता है, लाइक गर्ल्स के सिलसिले में। तो लोग उनको ऐसे गलत गाइड करते हैं, तो इसकी वजह से वो ज़्यादा ड्रग्स लेना स्टार्ट कर देते हैं।
इनिशियली वो सिगरेट पे लगती हैं, उसके बाद बस जो है ना वो चर्च पे लग जाते हैं, फिर ड्रिंकिंग अल्कोहल स्टार्ट कर देते हैं और इसके बाद हैवी नशे करना स्टार्ट कर देते हैं। इसके अगर हम साइड इफेक्ट की बात करें तो इसका डायरेक्ट इफेक्ट जो है ना मेंटल हेल्थ पे पड़ता है। तो मोस्टली जो स्टूडेंट होते हैं इसमें सुसाइड कर जाते हैं। तो आजकल जो ये ट्रेंड है हमें यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो मोस्टली लड़के लड़कियों के चक्कर में लड़के अपनी ज़िंदगियां तबाह कर देते हैं और कई लोग। सर ये बताइएगा कि यूनिवर्सिटी के अंदर, आपने भी कहा, हमने भी देखा, बहुत सारी वीडियोस भी वायरल हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर इतनी ज्यादा आसान दस्तयाबी कैसे हो? हाँ, इसकी वजह ये है कि लड़के जो है मोस्टली इनकी तरफ एडिक्ट होते हैं। तो उसकी ये वजह है कि आहिस्ता आहिस्ता लोग पहले इस यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं और यूनिवर्सिटी के सिस्टम को देखते हैं। फिर जब वो आहिस्ता आहिस्ता जब सिस्टम में आते हैं तो देखते हैं कि यार लोग तो बड़े इंजॉय कर रहे हैं, हम क्यों नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा ऐसा वो भी फिर इन एडिक्शंस की तरफ आ जाते हैं, देखा देखी। लाइक एक दोस्त पी रहा है कि वो उसके पास वो इंजॉय भी कर रहा है, तो वो सोचता है कि मेरा सवाल ये है कि यूनिवर्सिटी तलबा को यूनिवर्सिटी के अंदर इतने आसान तरीके से अवेलेबल कैसे हो जाती है ड्रग्स? अच्छा, ड्रग्स की अवेलेबिलिटी, ड्रग्स की देखा जाए तो ड्रग्स की जो रिसोर्सेज हैं वो खुद भी इंपोर्ट भी होती है, सप्लाई की जाती है। जी बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपने देखा कि प्रोफेसर भी इस मामले पर परेशान है कि यूनिवर्सिटी एक दरसगाह के अंदर ड्रग्स की इतनी ज़्यादा आसान अवेलेबिलिटी जो कि स्टूडेंट्स का मुस्तकबिल तबाह कर रही है, इस पर गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने चाहिए। आइए आपको कुछ ऐसी जगह दिखाते हैं जहां पर ड्रग्स के जो है वो हमें निशानात मिलते हैं, जहां सिगरेटों के टुकड़े नज़र आ रहे हैं हमें। और अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकें तो ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहां पर हमें सिगरेटों के बचे हुए टुकड़े नज़र आ रहे हैं, हमें कुछ इंजेक्शंस की जो है वो बाकियात नज़र आ रही होती हैं और नशावर अद्वियात के जो है वो निशानात मिलते हैं। क्या ये सच है कि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी जैसा इदारा नशे का गढ़ बन चुका है? क्या वाकई तलबा के हाथों में किताबों की जगह अब सिगरेट और सिरिंज आ चुकी है? किसकी सरपरस्ती में शराब और मनशियात खुलेआम फरोख्त हो रही हैं? क्या यूनिवर्सिटी इंतजामिया अपनी जिम्मेदारियों से गाफिल है या खुद इस घिनौने धंधे में शरीक है? और पुलिस जो कानून की रखवाली के लिए है, क्या वही कानून को बेच रही है? हमारी टीम ने कई तलबा से बात की, कुछ खौफ में, कुछ शर्मिंदगी में, लेकिन सबकी एक ही फरियाद थी, ये जहर हमें बर्बाद कर रहा है और इसे रोकने वाला कोई नहीं। तो आखिर ये सब कब तक चलेगा? क्या कोई है जो इस बर्बादी के शराब के आगे बंद बांध सके? ड्रग्स की आसान दस्तयाबी और इसके इस्तेमाल से स्टूडेंट्स काफ़ी हद तक परेशान हैं। मेरे साथ एक फीमेल स्टूडेंट मौजूद हैं जो कि कहती हैं कि ड्रग्स की वजह से इनके इर्द गिर्द में बहुत सारे ऐसे तलबा हैं जो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये परेशान है अपने फ्यूचर को लेकर, उनके फ्यूचर को लेकर। जी क्या कहिएगा कि आपके इर्द गिर्द इतने ज़्यादा जो ड्रग एडिक्ट हैं मौजूद हैं, तो आप कितनी परेशान हैं? ड्रग्स के बारे में मैं कहना चाहूँगी तो पहले तो ये सिर्फ मेल के लिए अवेलेबल होते थे, तो अब देखा जाए तो फीमेल्स भी इनमें बहुत ज़्यादा आसानी से इसमें इन्वॉल्व हो रही है, क्योंकि इसकी अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो गई है और यूनिवर्सिटीज़ में इनमें कोई बैंड वगैरह कुछ नहीं किया जाता। हमारा इर्द गिर्द ये ईजली अवेलेबल होते हैं। लाइक अगर मैं जब आई तो मैंने इतना कुछ नोटिस नहीं किया, बाद में जब मैं अपने रूममेट वगैरह के साथ बैठती तो मतलब रूम में वो सारे आम हो रही चीज़ें, तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मतलब पेरेंट्स जो है वो बेचते अपने बच्चों पे बेचते हैं और वो इन चीज़ों पर पढ़ते, तो ये बहुत ही ज़्यादा मतलब एक रॉन्ग वे में जा रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा आजकल नॉर्मल लिया जा रहा है इस चीज़। जी जैसे कि आपने देखा कि स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि ड्रग्स की एडिक्शन को बहुत ज़्यादा नॉर्मल लिया जाता है और दूर दराज के इलाकों से वालिदैन अपने बच्चों को यूनिवर्सिटीज़ भेजते हैं। खुसूसन ख़वातीन के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो परेशानी का बायस होता है कि अगर इस किस्म का माहौल हो तो उनकी तालीम पर ना सिर्फ फ़र्क पड़ेगा बल्कि वालिदैन अपने बच्चों को हॉस्टलाइज करना बंद कर दें। जी मैम क्या कहेंगी कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ना सिर्फ कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी बल्कि पाकिस्तान में तमाम तलीमी दरसगाहों में और आम गली मोहल्लों में ड्रग्स नहायत आसानी से दस्तयाब है और स्टूडेंट्स जो है उसको बहुत बेईमानत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पर कोई चेक एंड बैलेंस नज़र नहीं आता, क्या कहेंगे? देखें, चूँकि यहाँ स्टूडेंट्स जो है ना, यूनिवर्सिटीज़ का जहाँ तक कंसर्न है ना, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, टीनेजर होते हैं, तो चेक एंड बैलेंस इसलिए होना चाहिए, ना सिर्फ ये कि गली मोहल्ले बल्कि यूनिवर्सिटी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये आगे साइंटिफिक कम्युनिटी क्रिएट करती है, यही आगे पॉलिटिक्स में जाते हैं और वहाँ पे प्रोफेशनल बनते हैं। तो ज़रूरी है कि इनकी जो ग्रोथ है ना, उसके लिए इसी एज में अगर इनका जो माइंड सेट है वो इस तरह से डेवलप कर दिया जाए तो वो ज़्यादा बेटर है। और उसके लिए ज़रूरी है कि गवर्नमेंट जो है ना कुछ इनिशिएटिव्स ले
चूँकि हम जैसे अभी हम है ना PhD M.Phil के स्कॉलर्स, हम इस तरह से डायरेक्ट किसी को नहीं कह सकते, क्योंकि नेक्स्ट पर्सन की तरफ से यही रिस्पॉन्स आता है कि दिस इज़ आवर लाइफ एंड इट्स फ्रीडम। ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, ठीक है, फ्रीडम का हक सबको है, लेकिन इस There is a difference between freedom and between crime. It's a crime. it's a crime, but people think like this and also follow the Western civilization as अच्छा you know. ये बताइएगा कि ड्रग्स के इस्तेमाल को हम इतना नॉर्मल ले रहे हैं। एक दौर तो ये था कि बहुत ज्यादा शर्मिंदगी का बाइस था, ये चीज बहुत ज्यादा मायूब समझी जाती थी, आज इसको बहुत नॉर्मल लेते हैं। और दूसरी चीज ये कि यूनिवर्सिटी की इंतजामिया को क्या कहेंगी कि वो इस पे क्या एक्शन ले? देखिए, यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया जो है वो सारी कनेक्टेड होती है पीछे से, बड़े बड़े सोर्सेज होते हैं। अगर हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल, अब मैं हूँ ना, अगर मैंने यहाँ पे किसी को ड्रग्स करते देख लिया, मैं पर्सनली जाकर उसको मना नहीं कर सकती। अगर मैं पर्सनली मना करूँगी तो आगे से बैकफायर होगा, तो रिएक्शन है। तो उसके लिए मैं अक्सर मतलब हमारे फ्रेंड्स कलीग्स जाते हैं, मैंने कितने लोगों से ये चीज़ डिस्कस भी की है। पर्सनली तो मैंने कभी किसी को इस तरह से वो नहीं किया, लेकिन हमारे जैसे कि सीनियर्स हैं वो जाकर एडमिनिस्ट्रेशन से, और जो सोसाइटीज़ बनी हुई हैं, जैसे हर डिपार्टमेंट की अपनी अपनी एक सोसाइटी है, तो वो इस तरह से बात करते हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन एक्शन इसलिए नहीं लेती क्योंकि कनेक्टेड होते हैं पीछे जो है ना, बड़े बड़े रिलेशंस होते हैं उनके, जैसे हम कह सकते हैं कि पीछे एक माफिया है। तो मुझे लगता है कि हम जितना कर सकते हैं वो हम एजुकेट करते हैं, हमारे प्रोफेसर हैं वो भी एजुकेट करते हैं। तलबा कह रही हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन भी ड्रग्स माफिया के साथ मिली होती है, तब भी वो कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेते। ये अलार्मिंग सिचुएशन है, ये वो सिचुएशन है जिसको फौरी तौर पर डील करना चाहिए। हुकूमत पाकिस्तान को, महकमा तालीम को इस पर फौरी तौर पर एक्शन लेना चाहिए, वरना हमारा जो मुस्तकबिल है वो नशे का शिकार हो जाएगा। नाजरीन, क्या हमने अपनी नई नस्ल को इस दिन के लिए तैयार किया था? क्या ये वही पाकिस्तान है जिसके तालीमी इदारे तरक्की और तहकीक का गहवारा कहलाते थे? आज इन्हीं दरसगाहों में नशा, जुर्म और बर्बादी खुलेआम बिक रही है। कायदे आजम यूनिवर्सिटी, जहां मुस्तकबिल तामीर होना चाहिए था, वहां ख्वाब दफन हो रहे हैं। और अफसोस की बात यह है कि ये सब किसी खुफिया मुकाम पर नहीं हो रहा, ये सब यूनिवर्सिटी के अंदर हो रहा है। पुलिस जो हिफाजत की जमानत है, इंतजामिया जो रहनुमाओं की अलामत है। अगर यही हाथ मनशियात बांटने लगे तो फिर आम तालिब इल्म कहाँ जाए? सवाल ये है, क्या ये साजिश है या सिर्फ लापरवाही? क्या ये माफिया है या खुद वही लोग जिन्हें इनका कला कमा करना था? हम खामोश रहे तो आने वाली नस्लों का जनाजा पढ़ने के लिए तैयार हो जाएं। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स कहते हैं कि जो नशा आवर अद्वियात हैं, उनकी अवेलेबिलिटी में पुलिस और इंतजामिया का कलीदी किरदार है। पहले यूनिवर्सिटी के गेट से बाहर जो है वो पुलिस के एहलकार मुबैना तौर पर ये सारी चीजें प्रोवाइड करते थे, अब यूनिवर्सिटी के अंदर डेरे डाल लिए हैं। बाज़ मकामात पर ऐसी भी जगह हैं जहां पर यूनिवर्सिटी के तलबा 2400 घंटे इन चीजों को खरीद सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। हॉस्टल्स के अंदर बाकायदा मुबैना तौर पर महफिलें जमती हैं जहां पर स्टूडेंट्स दूसरों को दावत देते हैं। ये सब कुछ इतना खुला क्यों हो रहा है? ये यूनिवर्सिटी इंतजामिया और हमारी इस्लामाबाद की जो डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया है, उनकी कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। नाजरीन, मनशियात सिर्फ जिस्म को नहीं खाती, ये ख्वाब भी छीन लेती हैं, ये इरादे तोड़ देती है और रूहों को घुन लगा देती हैं। नशे का एक लम्हा जिंदगी की कई सालों की मेहनत को तबाह कर देता है। अगर यही हाल रहा तो कल के डॉक्टर, इंजीनियर, साइंसदान और लीडर सड़कों पर मुजरिमों की सूरत भटकेंगे। वक्त है कि सच को बेनकाब करने का, जिम्मेदारों को कटहरे में लाने का और अपनी आने वाली नस्ल को इस जहर से बचाने का। याद रखें, नशा सिर्फ फर्द को नहीं, पूरी कौम को खोखला कर देता है। नाजरीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, तो हमारे साथ रहिएगा क्योंकि जुर्म कहानी अभी बाकी है। एक माँ ने सुबह अपने बच्चे को बस्ता पहनाया, माथे पर प्यार किया और स्कूल भेज दिया, लेकिन वो ना जानती थी कि शाम को वही बच्चा कफन में लिपटा वापस आएगा। जी हाँ, फैसलाबाद के नवाही इलाके मामू कांजन में आज जुल्म की एक ऐसी कहानी लिखी गई जिसने इंसानियत को झिंझोड़ कर रख दिया। थाना मामू कांजन के हुदूद में वाक़या 490 गाफपे के करीब 3 मुसल्ला मोटरसाइकिल सवार डाकू मवेशी मंडी से वापस आने वाले व्यापारी को उस वक्त लूट रहे थे जब स्कूल के बच्चों को ले जाने वाला एक रक्षा करीब पहुंचा।
डाकुओं ने व्यापारी से 8 लाख रुपए नकदी लूट ली। वाकये के बारे में बता रही हैं अशफाक कंवल अपने इस रिपोर्ट में। बिल्कुल, इस वक्त मैं थाना मामू कांजन के नवा में चक नंबर 490 गाबे के अंदर जो बरोज़ मंगल 15 तारीख को एक दिलखराश वाक़या इधर पेश आया है, जो एक मासूम बच्चा स्कूल से वापसी के ऊपर कत्ल हो गया था। वो वाक़या इतना दिलखराज था, अभी हर आंख गांव की अश्कबार है। मेरे साथ वो बच्चे का वालिद भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी बताइएगा, अभी आपने बच्चे को देखा है जब माँ ने तैयार करके स्कूल भेजा, वापसी पे वर्दी पहना के स्कूल भेजा, वापसी पे कफन की वर्दी पहन ली, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मेरा बच्चा 15 तारीख को स्कूल गया, घर से बड़े अच्छे तरीके से रूटीन के मुताबिक तैयार करके जैसे भेजते हैं, तो दोबारा मेरा बच्चा घर नहीं आया, तो इस बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। उधर से स्कूल से आते ही जो डाकू हैं, जो हमारे रोड पे ऐसे घूमते हैं जैसे उनका अपना घर हो। हमारा रोड जो है ना, बहुत ही खस्ता हाल है, ना होने के बराबर है कि डाकुओं का वो घर है। और साथ ही हमारा पुलिस थाना है जो बंगला में है, ठीक है, वो पुलिस उस वक्त पहुंचती है क्योंकि रोड ही बहुत खस्ता है कि जब काम हो जाता है। शायद ये पुलिस वालों को बता के आते हैं कि आधा घंटा बाद आना, तो हम काम कर लें, फिर आ जाना, किसी की जान ले लें या किसी से पैसा लूट लें। उन लोगों ने, डाकुओं ने पैसा लूट भी लिया, 8 लाख रुपया नकदी लेकर, फिर भी वो हमारे रक्षे पे मेरे बच्चे को जुल्म का निशाना बना गए। हमें इंसाफ कहाँ से मिलेगा? हम इस इंसाफ के लिए मुंतज़िर हैं, कितने दिन हो गए हैं, मेरे बच्चे को कोई इंसाफ नहीं अभी तक मिला। हम कहाँ से इंसाफ मांगेंगे? किसको कहेंगे कि मेरे बच्चे का इंसाफ दे दे? कोई मेरा बच्चा ला देगा? नहीं देगा। देखें जी, वो अपने आंसुओं से, उसका वालिद अपने आंसुओं से फरियाद कर रहा है भी मेरे बच्चे का अभी तक इंसाफ नहीं मिला। नाजरीन, सोचने की बात तो ये है कि क्या इस मुल्क में बच्चों के स्कूल जाने की भी कीमत खून से चुकाई जाएगी? ऐसे संगदिल दरिंदा सिफ्त डाकू आखिर कैसे इतने बेखौफ हो गए? क्या हमारे कानून, हमारी पुलिस और हमारे निजाम ने मुजरिमों को इतनी खुली छूट दी है कि वो दिन दहाड़े बच्चों को भी न बख्शें? ऐसे जुराइम सिर्फ खून नहीं बहाते, ये पूरे मुआशरे के रगों में खून भर देते हैं। सवाल ये है कि आखिर ऐसे नासिर को ये हौसला कहाँ से मिलता है? जी बताइएगा, अभी इतने बड़े हादसा हुआ है, पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई की है? मंगल वाले दिन 15 तारीख ਨੂੰ मेरा पोता बड़ा सरमद रक्षा चलांदा सी और स्कूल रूटीन के मुताबिक रोजाना छुट्टी के वक्त 1 बजे बच्चों लेके घर ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ। जिस वक्त मौका वकूआ पर पहुंचे, उससे पहला ही 2 मिनट पहले ही उन्होंने हंडाई डकी हुई थी डाकुओं ने। जितना भी एरिया है वो गैर महफूज है और डाकुओं की आमाजगाह बन चुका है और रोड रॉबरी एक मामूली काम है। उस वक्त रोड के ऊपर डकैती के बाद बच्चों के ऊपर फायरिंग करना ये बहुत बड़ा एक मुजरमाना गफलत थी और सफाक डाकुओं ने ये कत्ल करके इलाके की जितनी भी फ़ज़ा है उसको सोगवार कर दिया है। और बच्चे के जो वालिदैन हैं उनका ये कहना है भी मरियम नवाज साहबा से अभी तक हमें इंसाफ नहीं मिला, हमें फौरी इंसाफ दिया जाए। और CPO और DPO और RPO फैसलाबाद और IG पंजाब से को चाहिए भी मुजरमान को फौरी तौर पे गिरफ्तार करके उनको कैफरो करदार तक पहुंचाया जाए। और इधर एक पेट्रोलिंग की चौकी और 1122 रेस्क्यू की भी इधर एक चौकी होनी चाहिए। तो चाहिए भी मुजरमान को फौरी तौर पे गिरफ्तार करके उनको अंजाम तक पहुंचाएं। नाजरीन, जब दिन दहाड़े बच्चे मारे जाएं और मुजरिम भाग निकले तो ये सिर्फ एक वाकया नहीं होता, ये पूरे निज़ाम की नाकामी का ऐलान होता है। क्या हमारे स्कूल जाने वाले बच्चे अब महफूज नहीं रहे? क्या हम सिर्फ लाशें गिनने और वादे सुनने के लिए जिंदा हैं? क्या रियासती इदारे तब ही हरकत में आएंगे जब मासूम बच्चे जान से जाएंगे? अवैस हमसे सवाल कर रहा है, उसकी माँ चीख रही है, उसके स्कूल बैग पर खून के धब्बे रियासत को पुकार रहे हैं। क्या कोई सुनेगा? नाजरीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक, तो हमारे साथ रहेगा क्योंकि जुर्म कहानी अभी बाकी है। वेलकम बैक। लाहौर जैसे मसरूफ तरीन मेट्रोपॉलिटन शहर में जब ईद उल फितर की रात 2 नौउम्र लड़कियों की खून में लथपथ लाशें कौमी शाहराह मोटरवे से बरामद हुई तो यह खबर पूरे मुल्क में सनसनी का बाइस बनी। वो शाहराह जहां कानून के पहरे होते हैं, जहां हर लम्हा निगरानी की जाती है, वहां ऐसा दिल दहला देने वाला वाकया कैसे पेश आ गया? इस वाकये की मजीद तफसीलात जानने के लिए रुख करते हैं लाहौर में मौजूद अपने नुमाइंदे नादिर चौधरी की जानिब, जो इस वाकये की तफसील बताएंगे। जी नादिर, बताइए क्या हुआ? सूबाई दारुल-हुकूमत में लाशें मिलने का सिलसिला तो गुज़िश्ता कई दहाइयों से जारी है, लेकिन ईद की रात को लाहौर में जो एक अफसोसनाक वाकया पेश आया उसने
ابھی تک ایسے سوالیہ نشان کھڑے کر رکھے ہیں پولیس کی کارکردگی کے اوپر، قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارکردگی کے اوپر، کہ ان کے جواب جو ہیں وہ ملنا تقریباً ناممکن دکھائی دے رہے ہیں۔ عید الفطر کی رات ہے اور عید الفطر کی رات کو جو ہے موٹر وے کے اوپر ہنجروال کے علاقہ میں ایک قومی شاہراہ گزرتی ہے موٹر وے، اس کے اوپر 2 نوعمر لڑکیوں کی خون میں لت پت لاشیں جو ہے وہ موٹر وے حکام کو ملتی ہیں، جن کو ایدی فاؤنڈیشن کی ایمبولینسز کے ذریعے مردہ خانے منتقل کر دیا جاتا ہے۔ اور اس حوالے سے ترجمان موٹر ویز کی جانب سے یہ کہا گیا کہ دونوں لڑکیاں پیدل موٹر وے پار کرتی ہوئی نامعلوم گاڑی کی زد میں آ کر جاں بحق ہوئی ہیں۔ اس حوالے سے موٹر ویز پر پیدل آنے یا اسے کراس کرنے پر پابندی بھی عائد کرتے ہوئے مقدمات کا اندراج جو ہے وہ بھی شروع کیا گیا، اور اگلے ہی روز موٹر وے پیدل کراس کرنے والوں کی FIRs جو ہیں وہ بھی میڈیا کے ساتھ موٹر وے حکام کی جانب سے شیئر کی گئی۔ پولیس نے اپنی تفتیش کا دائرہ کار بڑھاتے ہوئے مسنگ پرسن جو لڑکیاں تھیں ان کے مقدمات بارے پڑتال شروع کی، اور لاہور بھر کے تھانوں میں ایسے مقدمات سے جو مرنے والی لڑکیوں کی مماثلت چیک کی گئی کہ تاکہ پتہ چل سکے کہ آیا کہ جو مسنگ پرسن لڑکیاں ہیں لاہور کے مختلف تھانوں میں والدین کی جانب ورثہ کی جانب سے جو مقدمات درج کروائے گئے ہیں، کیا ان میں سے کسی کے ساتھ یہ لڑکیاں جو ہے وہ مماثلت رکھتی ہیں؟ تو پورے لاہور میں درج ہونے والے کسی بھی مسنگ پرسن لڑکی کے کسی بھی مقدمے کی جو مسنگ پرسن لڑکی تھی اس کے ساتھ ان لڑکیوں کی مماثلت نہ ہو پائی۔ اس حوالے سے آپ کو یہ بھی بتا چاہیے کہ 9 عمر لڑکیوں کی خون میں لت پت لاشیں ملنے کے واقعے کا نوٹس وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ نے بھی لے رکھا تھا، اور جس پر پولیس نے لڑکیوں کی شناخت کے لیے اپنا دائرہ کار جو ہے وہ لاہور کے باہر جو دوسرے اضلاع ہیں وہاں تک جو ہے اس دائرہ کار کو بڑھایا تفتیش کے، اور اس کے بعد یہ چیز سامنے آئی کہ گجرانوالہ میں جو ہمارے ذرائع نے یہ بات بتائی ہے، پولیس سے ہم نے کنفرم کرنے کی کوشش کی، پولیس نے بتانے سے انکار کیا۔ یہاں پر ایک اور آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ اس کیس کے جو تفتیشی ہیں وہ سب انسپیکٹر ملک آصف کھوکھر ہیں، ان سے ہم نے بات کی اور ان سے جاننے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے کچھ بھی بتانے سے انکار کیا۔ لیکن ہمارے ذرائع نے تمام حقائق جو ہے وہ سامنے لایا، اور ہمارا ذرائع نے ہمیں یہ بتایا کہ یہ لڑکیاں جو ہیں یہ بیسیکلی کون تھی، یہ آپ کو ہم اس میں آگے چل کے بتاتے ہیں۔ ناظرین، سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخر کب تک ہماری بچیاں اس طرح سڑکوں پر بے یار و مددگار خون میں لت پت پڑی ملتی رہیں گی؟ ایسے درندہ صرف لڑکوں کو آخر اتنی ہمت کہاں سے آتی ہے؟ کیا ہمارا معاشرہ، ہمارا نظام اور ہمارا قانون اتنا بے بس ہو چکا ہے کہ ایسے لوگ بے خوف ہو کر جرم کرتے ہیں؟ کیا ہمارے نوجوان نسل نشے، فرار اور بے راہ روی کا شکار ہو چکی ہے؟ ہماری بیٹیاں کب تک لاوارث اور بے آواز ماری جاتی رہیں گی؟ اور پولیس کیا وہ صرف رسمی بیانات تک محدود ہو گئی ہے؟ ایک لڑکی جو ہے اس میں اس کی شناخت ہو گئی، اس لڑکی کی شناخت جو ہے وہ کائنات عرف عائشہ، جو کہ حنیف، جو محمد حنیف شہری ہے اس کی بیٹی ہے۔ یہ کائنات عرف عائشہ جو ہے یہ کسی لڑکے کے ساتھ کوئی پیار محبت کرتی تھی، اس کے ساتھ گھر سے چلی گئی، اس بندے نے تھانے میں مقدمہ بھی درج کروایا، پولیس نہ تلاش کر سکی، اور جب یہ تفتیش کا دائرہ کار دیگر اضلاع کی طرف جانب بڑھا تو پتہ چلا کہ حنیف کی بیٹی کائنات عرف عائشہ مردہ خانے میں اس کی لاش پڑی ہے۔ تو پولیس جو ہے جب اس کو بلاتی ہے حنیف کو، تو حنیف اپنی بیٹی کی شناخت کر لیتا ہے۔ لاش کو جو ہے وہ قانونی کارروائی کے بعد اس کے والد کے حوالے کر دیا جاتا ہے، وہ لاش لے کے چلا جاتا ہے۔ دوسری لاش اس کو دکھائی جاتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں اس کو نہیں جانتا کہ اس کا نام کیا ہے، لیکن تفتیش میں اب تک جو پولیس کی تفتیش ہے اس میں چیزیں سامنے آئی، اس میں یہ چیز سامنے آئی کہ یہ لڑکی اکیلی نہیں بلکہ یہ 3 سہیلیاں ہیں، ان میں سے ایک کی لاش تو اس کے ساتھ مردہ خانے میں پڑی ہوئی تھی اور ساتھ ہی یہ دونوں جو ہے جاں بحق ہوئی، لیکن تیسری زندہ ہے مردہ ہے کس حالت میں وہ ابھی تک پولیس معلوم نہیں کر پائی۔ ہمارے ذرائع نے یہ بھی بتایا ہے کہ جو ملزم ہے اس لڑکی کو، جو لڑکی جس کے ساتھ گئی تھی، وہ بھی پولیس کی حراست میں ہے، اور پولیس نے اس کی حراست بھی ابھی تک جو ہے وہ ظاہر نہیں کی۔ تاہم بہت سارے سوالات ہیں وہ بھی ابھی تک جو ہے وہ ان کے جواب ملنے باقی ہیں۔ ناظرین، یہ واقعہ محض 2 لڑکیوں کی موت نہیں، یہ ہمارے پورے سسٹم پر ایک سوالیہ نشان ہے۔
اگر لاہور جیسے بڑے شہر میں لڑکیوں کی لاشیں پہچانی نہ جا سکیں، اگر ملزمان کو پہچاننے، گرفتار کرنے اور سزا دینے میں اتنی تاخیر ہو تو پھر عام شہری کیسے محفوظ رہ سکتا ہے؟ ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ایسے جرائم کے خلاف اگر بروقت کارروائی نہ ہوئی تو اس کے معاشرتی نتائج کیا ہوں گے؟ کیا پولیس اور قانون نافذ کرنے والے ادارے اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں؟ کیا ہمارا عدالتی نظام اتنا طاقتور ہے کہ مجرمان کو کیفر کردار تک پہنچا سکے گا؟ ناظرین، جرم کی دنیا اندھیر نگری کی طرح ہے جہاں لالچ، نفرت اور خود غرضی کے سائے منڈلاتے رہتے ہیں، لیکن یاد رکھیں اندھیرے چاہے جتنے بھی گہرے ہوں، انصاف کی روشنی ہمیشہ اپنا راستہ بنا لیتی ہے۔ ہر جرم ایک سبق چھوڑ جاتا ہے، ہر مجرم کی کہانی عبرت کی ایک تحریر ہوتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ان کہانیوں سے سیکھیں، خود کو اور اپنے معاشرے کو محفوظ رکھنے کے لیے قانون، اخلاقیات اور انسانیت کی حدود کو نہ صرف پہچانیں بلکہ اس پر عمل بھی کریں۔ جی ہاں، یہ تھی آج کی جرم کہانی، ایک ایسی داستان جو حقیقت پر مبنی تھی، سبق آموز بھی اور سنسنی خیز بھی۔ اگلی بار پھر حاضر ہوں گے نئی کہانیوں کے ساتھ، جہاں جرم بے نقاب ہوگا اور انصاف کی گونج سنائی دے گی۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔